Hello, my dear students. You are welcome to chemistry session and you are also welcome to our YouTube channel. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों के लिए आपके इस चैनल पे हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है आरंभ। और उसी बैच के अंदर हम बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ क्लास 12 का बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन हम कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट लेक्चर दैट इज अ सॉलिड स्टेट इज कंप्लीट हमने कर लिया है। अब हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 और यू कैन से दैट यूनिट नंबर 2 दैट इज अ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का आज हम ये जो है ना 5th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और मस्ती के साथ हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, केमिस्ट्री को सीखेंगे, समझेंगे, है ना। तो जिन लोगों ने प्यारे बच्चों पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखेंगे, क्योंकि उससे आपको फायदा ही मिलेगा। बिल्कुल बहुत बेसिक से पढ़ाया गया है, आपके जो एक एक कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर होंगे और उससे एक फायदा और आपको मिलेगा कि जो आगे हम पढ़ रहे हैं वो आपको इजीली समझ में भी आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए देखिएगा, तो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन हमारा बेटा यूनिट नंबर 2 है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी बेटा। इससे जस्ट जो प्रीवियस लेक्चर हमने बेटा पढ़ा है उसमें भी हमने सॉल्युबिलिटी की बात करी थी, लेकिन सॉल्युबिलिटी हमें अलग अलग, बेसिकली हम सॉल्युबिलिटी किसकी पढ़ रहे हैं, हम सॉल्यूशन के अंदर बात कर रहे हैं, किसी सॉल्यूट की हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे प्यारे बच्चों। तो इससे पहले आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले सॉल्युबिलिटी होती क्या है। जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में क्या करते हैं, मिक्स करते उसको डालते हैं तो उसमें डिजोल्व होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो कोई सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना डिजोल्व हो रहा है, कितना अमाउंट उसका डिजोल्व हो रहा है, कितनी लिमिट तक डिजोल्व हो रहा है, उसी प्रॉपर्टी को हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर के ऊपर, सॉल्यूट के नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना डिजोल्व होगा। ये चीज आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ी होंगी कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी बेटा सॉलिड्स को भी क्लासिफाइड किया जाता है। द सॉल्यूशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी जनरली, है ना। जनरली हम उसको 2 भी बोल सकते हैं। एक होता है क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा, और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसे 3 हम देखेंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जो बेसिकली आपके सिलेबस की हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हम 2 कैटेगरी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए बेसिक पॉइंट है, आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपको मैं बेसिक उसका आइडिया दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो इससे पहले बेटा हमने बेसिक मैंने आपसे कहा था यहाँ पे जो हम सॉल्युबिलिटी के अंदर पढ़ेंगे बेसिकली हम 2 सॉल्यूशन के बारे में डीपली पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा, इससे पहले लेक्चर में हमने बेटा पढ़ा है गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट पढ़ा है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। इसी के ऊपर हमने एक लॉ भी पढ़ा है, हेनरीज लॉ, है ना। तो आप उसको जरूर देखेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे वहां से क्वेश्चन बनते हैं। आज के लेक्चर हम बात करेंगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यस, तो इसके ऊपर हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज कि होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स को डिपेंड करते हैं, और यू कैन से द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस तरह से डिपेंड करता है। तो बिल्कुल आराम से मस्ती के साथ बैठिए, बिल्कुल समझिए, बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से समझना, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट बेटा समझने पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जितना आप समझ पाओ तो ज्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है ना। तो देखिएगा ध्यान से, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं बेटा, मैं आपसे कह रहा था कि जब हम किसी सॉल्यूट को, ध्यान से रखना, सुनना मेरी बात को, सॉल्यूट को बेटा हम सॉल्वेंट में डालते हैं ना, तो इससे मिलकर बनता है सॉल्यूशन। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। इस सॉल्यूशन का बेटा जो फिजिकल स्टेट है वो हमेशा सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। इट मींस अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा, सॉल्वेंट आपका गैस होगा तो बेटा सॉल्यूशन भी गैस बनेगा, और ये अगर आपका सॉलिड होगा तो ये भी सॉलिड बनेगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम इस समय डिटेल से 2 सॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, गैस इन लिक्विड, और आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल मस्ती के साथ देखते रहिए, मजा आएगा आपको। गैस इन लिक्विड के अंदर बेटा हमने लॉ पढ़ा है, हेनरी लॉ। कौन सा लॉ पढ़ा है, हेनरी लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ऐसे यहाँ पे एक लॉ हम पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ। कौन सा लॉ पढ़ेंगे बेटा, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। दोनों लगभग सिमिलर हैं, हल्का सा डिफरेंस आएगा इसके अंदर। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में कई बार पूछे जाएगा एग्जाम में, डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल लगभग बिल्कुल नियर अबाउट हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, कि डिफरेंस क्या है दोनों में, सिमिलरिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो देखते रहिए, मस्ती के साथ आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। हाँ, मैं कहता हूँ बार बार, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा
इंडिया। यस, व्हाई नॉट। चलिए देखिएगा ध्यान से, मैं बात कर रहा था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। देखिए ना बच्चों यहाँ पे, अब मैं बात कर रहा था बेटा, जब सॉल्यूशन सॉल्यूट को बेटा सॉल्वेंट में डाला, धीरे धीरे क्या होता है, ये इसमें डिजोल्व हो रहा होता है, और डिजोल्व होते होते सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है। इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रेगुलरली इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है ना, हम क्या है, सॉलिड को डालते चले जा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डिजोल्व हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होना बंद हो जाएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर कंडीशन की हम बात कर रहे हैं ना, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डिजोल्व हो रहा है उसका, तो एक टाइम के बाद वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। जो ये डिजोल्व हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डिजोल्यूशन। कई बार पूछता है व्हाट इज अ डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन क्या है ना, सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिजोल्यूशन। लेकिन सेम टाइम बेटा क्या देखा गया, सुनना बड़े ध्यान से, इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब क्या हो रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो रहा है, इट मींस डिजोल्यूशन प्रोसेस चल रही है बेटा। सेम उसी टाइम क्या देखा गया कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में ही सॉलिड के फॉर्म में टकरा के, सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉलिड सब्सटेंस से टकरा के रिवर्स बेटा क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सम पार्टिकल्स। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टलाइजेशन। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना, कि व्हाट इज द डिजोल्यूशन, व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन। दोनों प्रोसेस सेम टाइम हो रही होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डिजोल्यूशन। जब डिजोल्यूशन हो रहा है उसी टाइम कुछ पार्टिकल जो ना क्रिस्टल में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टलाइजेशन। तो छोटे टर्म्स भी कई बार काम के होते हैं, कई बार पूछ लेता है तो इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, एक एक बात को बिल्कुल क्लियर करके चलना है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी कोई डाउट आपके दिमाग में हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, यस और नॉट, ओ यस। चलिए तो बढ़े आगे फिर, बिल्कुल देखो, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो मैंने क्या बोला कि एक टाइम बेटा सॉल्यूट डाल रहे हैं, डिजोल्व हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डिजोल्व होना इसमें बंद हो जाएगा। उसी स्टेज को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कब, जब फर्दर सॉल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी सॉल्यूट में हमने सॉल्यूट डिजोल्व किया, थोड़ा थोड़ा को फिर से हमने फर्दर लगा, और कंटिन्यूटी में अभी भी सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो बेसिक टर्म्स हैं, अब 9th क्लास में भी पढ़े हैं इनको, है ना। अगर आपको याद आ रहा होगा तो यहाँ पे भी हमने पढ़ा है कि सैचुरेटेड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे तो एडवांस बढ़ना है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी टॉपिक को एडवांस पढ़ने से पहले हमें बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो उसका बेस है, तभी आप आगे बढ़ोगे, आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब आपका बेसिक क्लियर है, तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है ना। यस बिल्कुल। तो मैंने बोला सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन, प्रोसेस का नाम है डिजोल्यूशन। सेम टाइम कुछ कुछ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, क्लियर है प्यारे बच्चों। और इसमें देखते हैं, अगर डिजोल्यूशन हो रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर, और एक टाइम के बाद बेटा सॉलिड डिजोल्व होना बंद हो जाता है, अगर उसमें कंडीशन भी लगा रहे हैं उसके बावजूद भी डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर उसमें डिजोल्व हो रहा है फर्दर, तो उसको कहेंगे क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपको बेसिक्स कॉमन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे इसके ऊपर डिटेल से कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और यू कैन से दैट द फैक्टर ऑन विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स डिपेंड्स। क्लियर है मेरे बच्चों। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और उसी के ऊपर हमने एक हेनरी लॉ भी पढ़ा। हेनरी लॉ क्या है, क्या उस बारे में बात करता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। आज हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कौन सा वाला, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यस, तो देखते रहिए बिल्कुल ध्यान से, मस्ती के साथ आगे बढ़ते रहिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और यू कैन से सॉलिड्स इन लिक्विड्स, क्योंकि कुछ भी बहुत सारे सॉलिड हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो बात करेंगे फैक्टर की। जो फैक्टर हमने कल पढ़े वही फैक्टर यहाँ पे भी काम करेंगे। जिन लोगों ने कल वाला लेक्चर देखा होगा तो उनको और इजीली ये समझ में आएगा, इसलिए कह रहा हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा आप जरूर देखना उसको, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, दैट इज अ टेम्परेचर। क्या बोला, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो टेम्परेचर का बेटा बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है यहाँ पे, है ना। जनरली क्या देखने को मिलता है कि जब कोई भी दो सॉल्यूट लेंगे, आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे, मैं आपको एक आपके लाइफ का ही एक एग्जांपल देता हूं जो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, ठीक है ना। कैसे, देखो आपने एक गिलास पानी लिया,
ये दूसरा गिलास पानी लिया, इसमें आपने वाटर दोनों में इक्वल लिया सपोज, ठीक है ना। लेकिन एक वाटर आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा गर्म कर दिया, हॉट वाटर है प्यारे बच्चों, और ये कोल्ड वाटर है, क्लियर है ना, नॉर्मल वाटर यू कैन से दैट, ठंडा पानी और गर्म पानी है। अब इसमें भी आपने 1 स्पून शुगर डाला, इसके अंदर भी आपने 1 स्पून शुगर डाला। आप देखेंगे किसमें जल्दी डिजॉल्व होगा, बताइए, यू नो दैट वेरी वेल, आपको सबको अच्छे से पता है। आप तुरंत बोलेंगे सर गर्म वाले पानी में जल्दी डिजॉल्व होगा, तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे शुगर क्या है, यू कैन से दैट कि सर जो शुगर है यहाँ पे वो क्या है, वो मैंने क्या बोला था, सॉल्यूट है। क्यों? क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी है। वाटर क्या है यहाँ पे, ये सॉल्वेंट है ना। तो आपको सब चीज़ें समझ आ रही है, जो सॉल्वेंट है यहाँ पे वो कौन है, वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज अ सॉल्यूट। तो डाल रहे हैं तो देखो गर्म पानी में जल्दी शुगर डिजॉल्व हो रही है, और शुगर क्या बना रही है, शुगर सॉल्यूशन बना रहा है। डिजॉल्व यहाँ पे भी होगा, लेकिन एज कंपेयर टू दिस वन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसे इससे देखो क्या प्रूफ हो रहा है, क्योंकि ये पानी गर्म था। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा यस कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली सॉल्युबिलिटी हमेशा इंक्रीज करती है इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात। जबकि मैंने इससे पहले जो पढ़ा ना, गैस इन लिक्विड में बेटा वो अपोजिट प्रोसेस होती है। क्योंकि जनरली देखा जाता है जब गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो ऑलरेडी ही वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, जनरली बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशन आएगी। अब आपको एक प्रिंसिपल याद आ रहा होगा, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 11th में, ली चैटलर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, याद आ रहा है सभी को। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट क्लास 11th, याद करो उन भूले बिसरे दिनों को, है ना, उन यादों को ताज़ा करो प्यारे बच्चों, काम आएंगी वो, है ना। क्या पढ़ा था, ली चैटलर प्रिंसिपल बेटा। तो बेसिकली आपको पता है ली चैटलर प्रिंसिपल हमेशा इक्विलिब्रियम पे वर्क करता था, है ना। किसी भी इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको याद होगा, तो वो जो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब हम किसी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर किसी फैक्टर को, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, तो जहां हम चेंज करते हैं उस किए गए चेंज का वो अपोज करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको अप्लाई करनी होगी। तो क्या देखा गया है कि जनरली, तो मैंने आपको क्या बोला कि इंक्रीज ही करता है बेटा, लेकिन कुछ केस में क्या देखा गया कि जब प्रोसेस ऑलरेडी ही एक्सोथर्मिक है ना। आप सोचे एक्सो एंडो क्या होते हैं, ये सब आपको पता होगा, थोड़ा सा बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। कि मान लो हमने यहाँ पे सॉल्यूट लिया A या, और ये सॉल्वेंट है B, आपने इसके अंदर डाला बेटा, सर A2 या B2 के फॉर्म में, और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ये कोई सॉल्यूशन बन रहा है, क्लियर है ना। ये मान लो आपका सॉल्वेंट है, चलो ये हम सॉल्यूट मान लेते, व्हाटएवर, आपकी मर्जी है, समझने की चीज़ है, ठीक है ना। आप A B को कुछ भी मान सकते हैं। एक्चुअली क्या होगा कि जब आपने इस A को B के अंदर डाला, तो A हमारे पास, सपोज मैंने बोला A हमारे पास यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों, सॉल्यूट है, और B को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं इस समय, जनरली सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके भी अपने मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग होंगे, अंडरस्टूड है, यहाँ पे भी बॉन्डिंग से एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब आप इसके अंदर डालोगे तो डिजोल्व होने का मतलब कहीं ना कहीं प्रोसेस क्या हो रहा है कि A बॉन्ड टूट रहे हैं, इसके इंट्रैक्शन वीक हो रहे हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पे B बॉन्ड भी इंट्रैक्शन वीक होगा, और AB के बीच में बॉन्ड अट्रैक्शन होगा, तभी तो इसमें डिजोल्व होगा ना। तभी तो हम कहते हैं ना, अभी हम देखो नेक्स्ट फैक्टर पढ़ेंगे, हम पहला फैक्टर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, दूसरा फैक्टर क्या है, नेचर। अब जो सॉलिड एंड सॉल्वेंट वाली बात है कि लाइक डिजोल्व लाइक, एक रूल आप लोगों को बड़ा फेमस है, मैंने पढ़ाया हुआ था सॉल्यूशन चैप्टर में। जिन लोगों ने देखा होगा उनको सबको पता होगा, इस समय याद आ रहा होगा ना। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देखेंगे इसके बाद, है ना, देखेंगे ना, हाँ बिल्कुल देखेंगे यार, क्योंकि सीखना है तो देखना पड़ेगा, मस्ती के साथ एंजॉय के साथ, बिल्कुल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, बिल्कुल मजा आएगा फिर, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसके बॉन्ड बेटा टूटेगा, इनके बॉन्ड टूटेंगे, ये बनेंगे, तो तब जाके क्या होगा, सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा। तो होता क्या देखिएगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बड़े ध्यान से सुनते रहिए। और जब बॉन्ड बेटा फॉर्म होता है तो एनर्जी निकलती है, क्लियर है ना। तो हम सिंपली भाषा में क्या बोलना चाहें, बोलो जरा, कि बॉन्ड ब्रेकिंग कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा है, एक्सोथर्मिक, राइट। तो अगर इसी पे डिपेंड करता है बेटा कि अगर बॉन्ड ब्रेक के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, और बॉन्ड फॉर्म करने पर एनर्जी कम निकल रही है, तो ये सॉलिड इसमें जल्दी से डिजोल्व नहीं होगा। आ रही बात समझ में। उस केस में मतलब हमें बाहर से हीट देनी पड़ेगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक, मतलब हीट की रिक्वायरमेंट है, तब जाके ये डिजोल्व होगा। ये तो दिस इज द कॉल्ड एंडोथर्मिक। इसके अगर रिवर्स हो गया कि बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी निकल रही बेटा वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो बॉन्ड ब्रेक के लिए रिक्वायरमेंट है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, सुनना बड़ा ध्यान से, है ना। पहला मैंने क्या बोला, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है ना, अगर मतलब से एक अट्रैक्शन की हम बात करें, ये अपोजिट प्रोसेस है। जब प्रोसेस अपोजिट है तो एनर्जी भी अपोजिट फॉर्म में आएगी, एक को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक में एनर्जी निकल रही है। तो ली चैटल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब ऑलरेडी एनर्जी निकल रही है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप एनर्जी दोगे तो हमने कहा वो उस प्रोसेस का क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी का अपोज करेगा, तो इसका मतलब रिएक्शन आपकी बैक आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर एंडोथर्मिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो जितना ज़्यादा आप एनर्जी दोगे
उतनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा, उतनी जल्दी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। दिस इज जनरल ट्रेंड, ठीक है ना, याद रहेगा इस चीज़ को। तो मैंने कहा जनरली इंक्रीज करती है, बट हमें भी ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो क्या कंक्लूजन निकला बेटा कि अगर हमारा प्रोसेस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बीच का जो प्रोसेस है अगर वो एक्सोथर्मिक है बेटा, तो उस केस में टेम्परेचर हमें कम रखना पड़ेगा अगर हमें सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो, ठीक है ना। तो यू कैन से दैट इन केस ऑफ exothermic process temperature should be lower to increase the solubility of solid in liquid and vice versa. It means, ठीक है बेटा, in case of endothermic process temperature should be increased to increase the solubility of solid in liquid. This is the basic funda and this is the effect of temperature, है ना। देखो जैसे मैं कुछ आपको कॉमन एग्जांपल देना चाहूंगा बेटा। जनरली हम देखिए, जैसे आपने देखा होगा पोटेशियम नाइट्रेट की हम बात करते हैं, है ना, ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, ठीक है ना। पोटेशियम नाइट्रेट ले लेते हैं बेटा, और ये सोडियम नाइट्रेट हो गया या आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, these एसिड की बात करते हैं। ये सब ऐसे कंपाउंड है बेटा कि इनका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे वाले क्वेश्चंस हो गए हैं। सिमिलरली कुछ कंपाउंड कैसे देखे गए हैं, देखिए जैसे लिथियम सल्फेट है, देखो Li2SO4, है ना, लिथियम सल्फेट है प्यारे बच्चों। एक है सीजियम सल्फेट, है ना, सीजियम सल्फेट है, इस तरह के कंपाउंड। इनमें उल्टा प्रोसेस देखा गया है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ध्यान से देखते रहिए, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेटा इन कंपाउंड का जो ना सॉल्युबिलिटी है क्या हो रही है, वो डिक्रीज होती है। इट मीन्स ये प्रोसेस कैसे हैं, एंडोथर्मिक, ये प्रोसेस कैसे हैं, एक्सोथर्मिक। और कुछ कंपाउंड ऐसे देखें, कुछ स्पेशल कंपाउंड है जिनमें इरेगुलरिटी मिली। अगर हम ग्राफ से उसको रिप्रेजेंट करें, जैसे इनमें देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है कि कंटिन्यू में टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेगुलरली सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इनके केस में क्या जस्ट अपोजिट है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है बेटा। बट कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखे गए हैं कैसे कि जिनमें ना इरेगुलरिटी आई कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो बढ़ रहा है लेकिन फिर वो घट रहा है, ये वापस आ रहा है। जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोला मैंने, सोडियम सल्फेट डेकन। इन एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये पहला केस था, ये दूसरा केस हो गया। पहला केस मीन्स अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है बेटा, यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी घट रही है। कुछ केस में थर्ड की हम बात करें, थर्ड केस में जैसे मैंने बोला आपके पास सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2, इसका नाम है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोला मैंने, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना। देखो मैं इसको अच्छे से आपको बना के दिखा रहा हूं। अभी भी हम किसके अंदर चल रहे हैं, फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर के अंदर बात कर रहे हैं बेटा। तो क्या बोला, Na2SO4.10H2, इसमें बेटा एक स्पेसिफिक कंडीशन है ना। यहाँ पे जाके बन जाएगा Na2SO4, मतलब पानी इसका उड़ गया। ये हाइड्रेट था बेटा, ये डिहाइड्रेटेड हो गया, है ना, मतलब एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये भी सॉलिड था, आपको पता है। इन दिस केस वाटर जो मॉलिक्यूल है बेटा वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में वाटर होता है यहाँ पे, क्योंकि आपको देखो सोडियम सल्फेट आप देखेंगे आपको पाउडर फॉर्म में ही मिलेगा, क्रिस्टल के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा आपको, राइट। तो यहाँ पे देखा गया कि अगर टेम्परेचर बेटा अबव और नीचे लिख रहे हैं हम बिलो, हाँ ठीक है ना, क्या लिख रहे हैं, अबव और बिलो, कितना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 32.8, कितना बोला मैंने, 32.8 डिग्री, और ये भी इसको लेंगे 32.8 डिग्री। देखो अगर अबव 32.8 डिग्री इसको हीट किया गया तो क्या दिखा गया, इसका डिहाइड्रेटेड हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल पूरे उसके रिमूव हो गए। लेकिन इससे थोड़ा नीचे रखा आपने तो ये मैं इसी फॉर्म में, मतलब वापस फिर से इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। इरेगुलरिटीज है इसमें, तो यूनिक टाइप का केस है। यही केस किस में और मिलेगा, FeSO4.7H2, है ना। जिस तरह से इसका टेम्परेचर बेटा 32.8 है, ऐसे इसका टेम्परेचर कितना है, 61.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से ये थोड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। तो ये मैंने आपको डिटेल से बताया कि टेम्परेचर किस तरह से किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को क्या करता है बेटा, इफेक्ट करता है। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। सेकंड फैक्टर बेटा यहाँ पे नेचर। नेचर का मतलब क्या है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसके अंदर एक रूल काम करता है। कौन सा वाला, मैं पहले भी पढ़ाया हूं, मतलब इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा है बेटा उसमें भी बहुत डिस्कस किया है हमने इस बारे में, बहुत डिटेल से मैंने समझाया, बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं डेली लाइफ से। आप उस लेक्चर को जरूर देखेंगे। यस प्यारे बच्चों, देखेंगे आप जरूर, उसके बाद मुझे कमेंट करके भी बताएंगे यस सर मजा आया।
समझ आया या कोई कन्फ्यूजन आया दिमाग में, कोई क्वेश्चन पुटअप हुआ, तो आप तुरंत मुझे कमेंट करके बताइए, पूछिए, मैं उसका आपको आंसर भी दूंगा, बिल्कुल दूंगा यार, क्यों नहीं। हम हैं तो क्या गया, टेंशन लेने का नहीं, मस्ती में पढ़ने का यार, एंजॉय करिए लाइफ में, ठीक है ना। ये पढ़ाई बड़ी अच्छी चीज़ है और पढ़ाई बड़ी बोरिंग चीज़ भी हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो बहुत मज़ा आता है। अगर आप इसको बोझ लेके पढ़ रहे हैं, खाली एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा बर्डन लगेगा, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं, एंजॉय करिए, एंजॉय करिए, खेलिए खेलिए, हाँ बिल्कुल, जीतना है, बिल्कुल जीतना है, क्यों नहीं जीतना है यार, ठीक है बेटा। तो बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, क्या, नेचर, नेचर ऑफ किसका, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यस, मैंने कहा यहाँ पे एक रूल वर्क करता है, कौन सा, लाइक डिजॉल्व लाइक। कौन सा रूल लिख रहा हूँ, देखो बड़ा सजा के लिख रहा हूँ, लाइक डिजॉल्व, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसमें मैंने कल बहुत प्यारी कहानी सुनाई थी, ठीक है। बोलो सर अच्छे ऐसा सजा के लिखते हैं, हाँ ये साइंस है यार, ये ड्राइंग नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब अगर इन दोनों का नेचर मैच कर रहा है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का बेटा, तो सॉल्युबिलिटी बहुत फास्ट होगी। अगर मैच नहीं कर रहा है सॉल्युबिलिटी, अब नेचर हम किस टर्म में बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। यस प्यारे बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलैरिटी बेटा, इट मींस अगर सॉल्यूट आपका पोलर है और सॉल्वेंट भी बेटा पोलर है, तो बहुत अच्छी एफिनिटी है, बहुत जल्दी हो डिजॉल्व हो जाएंगे, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका, या फिर दूसरा ऑप्शन बोल सकते हैं, अगर सॉल्यूट आपका नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी बेटा नॉन पोलर है, तो तब भी सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी, राइट, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, दोनों का नेचर सेम। बट अगर मान लो सॉल्यूट आपका हो गया कैसे, नॉन पोलर, कैसे हो गया, सॉल्यूट कैसा हो गया, नॉन पोलर, और सॉल्वेंट कैसा हो गया प्यारे बच्चों, पोलर, तो जो सॉल्यूशन है वो इतना अच्छा नहीं होगा, मतलब जल्दी से डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा कैसी होगी, हल्की होगी, है ना, स्लो होगी, लो सॉल्युबिलिटी होगी, लेकिन इस केस में बहुत अच्छा सॉल्युबिलिटी होगी। तो दिस इज द नेचर, है ना। जिसमें एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगा, क्यों नहीं आएगा, बोला आएगा सर, दो जल्दी दो, हाँ बिल्कुल दे रहा हूं, ध्यान दो। क्या, एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, सपोज NaCl मतलब नमक और शुगर मतलब चीनी। बोलो सर ये तो मैं आता बचपन से पढ़ रहे हैं, हाँ कोई नहीं यार, कुछ कंफ्यूज नहीं होना ना। यस, अगर प्यारे बच्चों इन दोनों को अगर बेटा हम पानी में डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, दिस बोथ कंपाउंड आर इजीली सॉल्युबल विद वाटर। लेकिन अगर इन्हीं को ही मैं किस में डालूं, देखो ये एक्सपेरिमेंटल है, ध्यान से देखना, इधर सुनना ध्यान से। एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया है बेटा कि अगर इन्हीं कंपाउंड्स को अगर हम किस में डालते हैं, सपोज मैंने ईथर में डाला, या कार्बन टेट्राक्लोराइड में डाला, या सपोज मैंने इसको किस में डाला प्यारे बच्चों, बेंजीन में डाला, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। क्यों, अब रीजन बेटा वही है फिर, क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं दोनों मैच कर रहे हैं, सिमिलर, देखो आयंस है ये वाला, इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पोलैरिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वाटर भी कैसा है, पोलर है। तो ड्यू टू द दियर सिमिलरिटीज, सिमिलर नेचर, दे आर फॉर्म इजिली सॉल्यूशन, है ना, मतलब यू कैन से द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड आर इंक्रीजेज इन द वाटर। वाइल अगर हम इन्हीं कंपाउंड को यहाँ डालें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर बेटा, तो उसमें डिजॉल्व नहीं होंगे या बहुत पार्शियली डिजॉल्व होते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इट्स क्लियर, आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो गया। अब इसको अब उल्टा करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या लेते हैं, अब देखते रहिए क्या आ रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं अभी। देखो कि अगर इफ बेटा व्हाट, यस, अगर हम क्या करें प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा नैफ्थलीन बॉल, सुना है सबने, नैफ्थलीन सबने सुना है ना, नैफ्थलीन बॉल्स, इसको कपूर भी बोलते हैं एक भाषा में, जो कपड़ों के बीच में अंदर भी रखते हैं ना बेटा। अगर इस नैफ्थलीन बॉल को आप घर पे, ये तो सस्ती है ना, मार्केट में मिल जाएगी, इस तो एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। इस नैफ्थलीन बॉल को या एंथ्रासीन को अगर आपने डाला पानी में, आप देखेंगे ये डिजॉल्व नहीं होगी, यस और नॉट। लेकिन अगर इसी नैफ्थलीन बॉल को आपने बेटा डाल दिया बेंजीन में, यस, या आपने डाल दिया किसमें, ईथर में, ठीक है, आप देखेंगे इसमें डिजॉल्व हो जाएगी। तो दिस इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल ऑफ प्रूफ दिस रूल, यस, लाइक डिजॉल्व लाइक, यस, व्हाई नॉट। These are the nature beta which affect the solubility of solid in liquid. It's a clear to all of you? मजा आएगा, हाँ सर मजा आएगा, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यस, व्हाई नॉट, ठीक है ना। और थर्ड फैक्टर बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, प्रेशर की। द थर्ड फैक्टर इज अ प्रेशर। अब सोचो जरा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सोचो सोचो जरा,
थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो। जिन बच्चों ने कल वाला लेक्चर देखा होगा वो थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर बेटा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यस प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ ना क्या होगा इसका इफेक्ट। बोलो, किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो ध्यान रखना इन सिग्निफिकेंट है। क्या है? सिग्निफिकेंट। क्यों बोला ऐसा मैंने? क्योंकि आपको पता है सॉलिड पे प्रेशर का कोई जल्दी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इवन लिक्विड में भी कोई ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रेशर का इफेक्ट जो सबसे ज्यादा बेटा पड़ता है दैट इज ऑन द गैसेस स्टेट। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसका तो कोई इतना रोल नहीं था। इसका मतलब सॉलिड इन लिक्विड में जनरली दो ही फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट। व्हाइल इन केस ऑफ द प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वहां बेटा तीनों फैक्टर सब क्या है? इफेक्टिव हैं, नेचर भी, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। क्लियर है बेटा? तो बस आई थिंक आपको यहां तक क्लियर आ गया होगा। ठीक है ना? आई थिंक बच्चों आपने यहां तक ही पूरा नोट कर लिया होगा। तो इसके आगे का जो पार्ट है जिसमें हम राउट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, है ना, वोलेटाइल सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यू कैन से डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो वहां पे जो हम देखेंगे वेपर प्रेशर के टर्म्स में उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे कि एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट और दूसरा पढ़ेंगे सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसको डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। उसके लिए आप जो है चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके पास जो इनकमिंग हमारा लेक्चर है, जो वीडियो हो, तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है ना? तो तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। रिवीजन करना ना भूलें। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।